आज जो बांग्लादेश का चेहरा हम लोग दिखाई दे रहा है, पिछले 3 साल से बांग्लादेश का, और एक नया उसका, जितना सारे छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल पे जाते हैं उसका जो टिपिकल बंगाली वर्ड, जहाँ जैसा स्नान हम व्यवहार करते हैं लिखने का समय, तुम सुबह में उठकर स्कूल जाने का पहले क्या करते हो, तो अगर कोई ने किसी ने लिख दिया मैंने स्नान करता हूँ, तो उसमें उसको 1 नंबर मिलेगा, और जो गोसल लिखेगा उसको 2 नंबर मिलेगा। ये पिछले 6 महीना पहले से ही बांग्लादेश की सारी मदरसा पे ये घोषणा कर दिया गया, ये बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखा हुआ है और वो देव भाषा से उत्पन्न है, इसीलिए उसको कोई मान्यता नहीं है। किसी भी मदरसा ये अभी ये चैंटिंग बंद कर देगा। तो इसी समय हसीना सरकार का तरफ से ऐसा कोई ठोस हम लोग कोई कदम उठाया, ऐसा तो कोई हिसाब हम लोग मैंने नहीं देखा। अभी का जो सिचुएशन है, देखिए बांग्लादेश के उस पार बहुत सारे हिंदू संगठनों के साथ मेरा संपर्क है, और सबसे दुर्भाग्य विषय जो हिंदू में होता है कि कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, सब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे हुए हैं। कुछ लोगों से संपर्क है जो लंदन से संपर्क करने का कोशिश करता है, हिंदू को ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करता है। अमेरिका का कुछ लोग है वो भी कोशिश पर लगे हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश का जितना सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया है। आज हम एक बॉर्डरिंग स्टेट का, बोशीराट उसका नाम है, साउथ बोशीराट का एमएलए था 17 महीना के लिए, और पश्चिम बंगाल में एक संगठन था जो संघ की तरफ से तैयार किया गया था आज से 30 साल पहले। वो संगठन का पहला नाम था सीमांतो संघर्ष समिति, बाद में उसका नाम बदल करके सीमांतो शांति सुरक्षा समिति रख दिया गया। उसमें पूरा सारे बॉर्डर देखने का हमारा मौका मिला। तो एक समय जो इन्फिल्ट्रेशन जितना भारी मात्रा में हो रहे थे, आज की डेट में इन्फिल्ट्रेशन इतना भारी मात्रा में नहीं हो रहा है। आज 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 का जो आज वहाँ का जो डेमोग्राफी देखे 2011 का सेंसस का हिसाब से आज का वोटर लिस्ट के साथ हम लोग जो अगर कंपेयर करें तो उसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना लोग आना था वो 2011 का पहले काफी लोग भारी मात्रा में हिंदुस्तान में घुसा, हिंदू भी घुसा, मुसलमान भी घुसा, मुसलमान की संख्या थोड़े बहुत ज्यादा है। आज का डेट एज ऑफ नाउ आज आज प्रॉब्लम जो हो रहा है, हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, किसी भी हालत से इस देश में आना चाहते हैं, उसका रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। एएसएम हम एक सज्जन का नाम बता रहा हूँ, इज होपफुली इज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट आई डोंट नो। उसका नाम है डॉक्टर एस एम सावर मुर्शद, ऐसा कोई उसका नाम है। उन्होंने एक सिविल सोसाइटी का फेस बोलकर बांग्लादेश में परिचित है, और हिंदू एक्सोडस का ऊपर उसका 2 किताबें हैं, कैसे यहाँ का माइनॉरिटीज धीरे धीरे घट रहे हैं, कैसे हिंदू लोगों का पलायन हो रहा है बांग्लादेश छोड़कर, इसका ऊपर वो लिखते थे। पिछले 4 दिन से वो बच्चों को माफी फूट फूट कर मेरे पास रो रहे हैं। उसका पिताजी बांग्लादेश स्वतंत्रता का एक सेनानी है, उसका घर तोड़ दिया गया, वो गांव में है, वो अभी ट्यूबर कोड लगा के पैसा मांग रहा है, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है। ये 10% हिंदू जो अभी बांग्लादेश में बचे हुए हैं ये नहीं रह पाएंगे, और उसका साथ साथ जो आवामी लीग का फेस है और जो जो सिविल सोसाइटी का फेस है वो आज रहने का स्थिति पे बांग्लादेश में नहीं है। इंडिया छोड़कर हम लोगों का पास में रहने वाला कोई नहीं है, ऐसा है। रेगुलर ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बॉर्डर का सामने लोग अपने सीने तक पानी में खड़ा होकर भारत माता की जय जय श्री राम भी बोल रहे हैं, जैसे उसको घुसा नहीं जाए, लेकिन भारत सरकार तो पूरा सील करके रख दिया। लेकिन ये समय में और एक बड़ा काम हो रहा है। देखिए हम बहुत दिन से, पिछले हम 30 साल से हम बॉर्डर के ऊपर, मेरा बहुत थोड़ा बहुत स्टडी है, मैं कोई बड़ा विद्यार्थी भी नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन सब इंफॉर्मेशन मेरे पास रहता है। बॉर्डर में मेरा जो अपना हिसाब है, व्हाट आई हैव सेंस since last 6-8 years, I have already shared it to our honorable प्रदीप जोशी जी। ये एक मानसिकता की परिवर्तन हो गया पश्चिम बंगाल का, जितना सारे मुसलमान लोग हैं उसमें, तो उसमें ऐसा मानसिकता का परिवर्तन हो गया, वो देखने लायक है। पहले तो बहुत सारे जगह में हिंदू मुस्लिम फीलिंग था, लेकिन धीरे धीरे तृणमूल सरकार सत्ता में आने का बाद, ये पहले सत्ता पलटने का पहले 2011 में ये लोग हुजी का समर्थन लिया, पहला बात ये। दूसरा बात है
जो सीमी का फाउंडर प्रेसिडेंट है इमरान, जो इंडियन नेशनल नहीं है, जो जिसका नेशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, उसको इन्होंने राज्यसभा में भेजा। तो राज्यसभा में जब इसका नाम चल रहा था एक प्रपोज कैंडिडेट के लिए तृणमूल का तरफ से, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है नवान्नो, ममता जी का पास उसका फाइल भेज दिया कि कम से कम इसको मत भेजो, लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इमरान को उधर भेज दिया। आज वोचीरट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के नूरुल इस्लाम बोलकर जिसको अभी संसद में भेजा गया, अभी वो बीमार है, देगोंगा राइट में ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन इट। उसका बाद उसका भी बांग्लादेश का साथ बहुत सारे कनेक्शंस है। पीछे हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार, इंडिया सरकार आने का बाद एक परिवर्तन हुआ, उसी समय बहुत सारे वीसाज रोक दिए गए। जो अभी इछाले छ्वाब बुलकर कार्यक्रम होता, इछाले छ्वाब और इस्लामिक जलसा का नाम पर बहुत सारे बांग्लादेश का क्लर्जी जो भारत में आते हैं, यहाँ के लोग भी उधर जाते हैं, वो यहाँ आकर के एंटी इंडिया प्रोपागेशन चालू रखते हैं। तो इसका भाषा बदल गया। कलकत्ता एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर का भीतर देगोंगा बोलकर एक एरिया है, जिसका नाम जिक्र कर रहे थे, बेड़ाचपा बोलकर एक एरिया है। उसमें एक नेशनल हाईवे पे ऊपर खड़ा होकर के शाम को 6 बजे भाषण चल रहा है, ये जितना सारे जमीन है, ये जमीन हम लोगों का है, ये जमीन हमसे छीन लिया गया था, ब्रिटिश हमसे छीना था और ब्रिटिश हिंदू लोगों को वापस लेके चले गए, हम लोगों को लेना है। तो ऐसा सिचुएशन है। तो आज हमारा पश्चिम बंगाल में हमारा दृष्टि से जो है, देखिए कितना बांग्लादेशी शरणार्थी को हम लोग ले सके, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो सरकार ही बता पाएंगे। दूसरा बात यह है, यहाँ से डायरेक्ट पैसा भेजना का जो माध्यम था, चाहे हवाला से हो, दूसरा किसी व्यापारी का माध्यम से हो, वो भी सारे रास्ते बंद हो गए। हम लोग का बहुत सारे रिश्तेदार बने, दोस्त का बीच में या जान पहचान का बीच के बहुत सारे रिश्तेदार है जो अभी बांग्लादेश में है, एंड राइट नाउ दे आर इन सर्वेशन। तो उसका सारे जितना दुकानें थे, सारे जो चीज थे, उसको लूट लिया गया। अभी वो लोग खाने के लिए परेशान है, लेकिन उसको रुपया भेजने का जो जरिया होता था किसी व्यापारी, जो हमारा इधर एक खुला बॉर्डर होता है वहां से भेजने का, वो भी सारे व्यवस्था बंद हो गया। लोग अभी जो 2 जगह छोड़कर, एक चट्टग्राम और दूसरा सिलेट छोड़ करके, भारी मात्रा में ज्यादा हिंदू ज्यादा यूनाइटेड होकर रेजिस्ट नहीं कर पाए। ये पहले चट्टग्राम में ही हिंदू थोड़ा कर पाए, सिलेट पे भी हुआ, लेकिन जो हमारा एकदम नॉर्थ 24 परगनास का एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट था पहले, जिसको जसोरकुल्ला जो हम एक्सचेंज किया था मामला मुर्शिदाबाद का साथ, वो तो अभी बहुत सारे टुकड़े हो गए। उनमें सातखीरा बोलकर एक जगह है, सातखीरा, जो हम इस पार इंडिया बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका नाम है गोजाडंगा। गोजाडंगा का इंडिया में है हमारा बोसीराट में, और उस तरफ का नाम है सातखीरा। वो सातखीरा में एक सतीपीठ था, तो पहले उन्होंने तोड़ दिया। उस जगह में जितना सारे मुस्लिम फेसेस है जो अवामी लीग करते हैं, उसका कहना है कि इस बार इन्होंने टारगेट लिया जितना पुराना हिंदू मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए। जैसे इंदिरा गांधी का नाम पर जो वो लाइब्रेरी था उसको जला दिया। सिर्फ यही नहीं है, ये टारगेट करके सारे पुराना हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर रहे हैं। देखिए, पूरा खबर तो आप सबका पास नहीं है, लेकिन आई हैव बीन टोल्ड बाय अ वेरी सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इंडियन फ्रॉम सेंट्रल आईबी टुडे मॉर्निंग ओनली, जो 1000 का ऊपर पुलिस मारे गए। पुलिस अभी बोल रहे हैं हमारा इंटेलिजेंस ऑफिसर को, जो वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू कन्वे एनी मैसेज और कंट्रोल द टोटल सिचुएशन, बिकॉज दोज हु आर डेपुटेड इन द बॉर्डर एरियाज, कोई लोग उधर भी पहुंच जाते तो उधर पहुंचने का साथ साथ ही बॉर्डर का जो फोर्स है उसका वो पकड़कर उसको जमात का पास भेज देता है, ये तुम्हारा खिलाफ है या पक्ष में है, ये देखो। तो ऐसा सिचुएशन है। सिर्फ हिंदू नहीं, वहाँ का जो जितना सिविल सोसाइटी का फेस था, बहुत सारे स्टूडेंट लीडर, दे आर ऑल्सो वेरी कीन टू कम टू इंडिया। ऐसा सिचुएशन है। आज हमारा एक नाम हमने मिस कर गया, एक एमपी का सुबह हमारा पास फोन आए, उसका कहना है उसका बेटी मेयर है,
वो पिछले 4 दिन से गायब है, उसका कोई अता पता कोई ठिकाना नहीं है। 4 दिन से उसका कोई खोज नहीं है परिवार का पास। वो खुद एमपी है आवामी लीग का, और आप वो जगह जगह में बदल कर रह रहे हैं और अपने सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है, लेकिन 2 दिन में थोड़ा सुधार आए। ये जो सुधार का बात बोला जाता है, हमारा जितना कॉन्टेक्ट हम एस्टेब्लिश कर पाए, ये सुधार का बात सिर्फ देखा जा रहा है ढाका के सामने, बड़े शहरों के सामने। जसोर खुल्ला का जो टाउन एरियाज है, जो अर्बन सेक्टर है, उसमें हम लोग सुधार की बातें करते हैं, लेकिन स्लोगन शाउटिंग, ह्यूमिलिएशन, गो बैक टू इंडिया, एक पेटेंट स्लोगन भारत जादेर मामा बाड़ी, देश छाड़ो ताड़ाताड़ी, ये सब तो चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन रूरल एरिया में जो हिंदूज है अभी भी जो रह गए, उसका स्थिति भयानक है, बहुत खराब स्थिति में वो है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। हम बहुत दिन से बोल रहे हैं इसलिए जे वी आर एक्चुअली so far West Bengal is concerned, and as well as India is concerned, and international Bangladesh border is concerned, we are living a very topographically disadvantageous position. किसी एक फोर्स से हम फिर बोल रहे, एक चीज हम रिपीट करना चाहता हूँ, कि किसी एक फोर्स से अगर बीएसएफ चाहे, उसका साथ मिलिट्री भी अगर आपका साथ में पहुंच जाए और बोले कि हम लोग किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को बंद कर देंगे, तब ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है, आपका पिछले 80 साल के हिसाब से, फ्रॉम 80 to 83, the entire demographic design of the West Bengal border districts have been totally changed. Demography totally changed. Hindu our situation compared to Hindus to coming inside of our state. आज सारे की सारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डरिंग जो एरियाज है, उसमें यार हमारा पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिक्स है सबसे बड़ी चीज है। 2 साइकिल में टक्कर हो जाता तब भी उसका भीतर राजनीति घुस जाता है। तो जहां कम्युनिस्ट एक बार रूल करते हैं, वह उसका हालत ऐसा ही होता है। तो आज का जो स्थिति है, जितना बॉर्डर एरियाज पे 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जितना सारे पंचायत है, उसका वो आज का डेट में तृणमूल का है, और उसका सारे के सारे पंचायत प्रधान जो है वो मुसलमान है, और उसका साथ सीधा संपर्क है, उसका साथ सीधा बांग्लादेश का साथ संपर्क है। एक गाना बांग्लादेश में बहुत फेमस है। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड माय कंडीशन आल्सो। आई हैपन टू बी chief guest of a program, and within the heart of the city, within the heart of the town, the Boshirat. By that time, I was the MLA of Boshirat constituency. मेरा सामने गाना हो रहा है, एगिए चलो, झांपिए पड़ो, बांग्लादेशे झांपिए पड़ो, शेख हसीना के फांसीते तोलो, शेख हसीनार गलाय दড়ি टानो। इसका मतलब है कि आगे बढ़ो, बांग्लादेश के ऊपर कूद पड़ो, शेख हसीना का गले में फांसी लटका दो, उसको फांसी में चढ़ा दो। ये गाना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, 24 परगना, जितना सारे मुस्लिम जगह पे उसका फंक्शन में गाए जाते हैं। सरकार कोई भी सुओ मोटो इसका ऊपर एक्शन नहीं लिया। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ वेस्ट बंगाल बीजेपी, हमने बहुत बार इसका ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने बहुत, हमारा ही भी बहुत आला अधिकारी को भी इस बात को कन्वे किया कि कैसा हुआ। हमारा जो सीएम है पश्चिम बंगाल का, ममता जी, उससे भी मेरा बातचीत हुआ। यदि ऐसा बात है, कम से कम तो कुछ करिए। हमारा देश में एक तो एंटी इंडिया प्रोपागेशन चल रहा है, भारत का खिलाफ बोल रहा है खड़ा होकर, और उसका साथ साथ बांग्लादेश का हसीना का खिलाफ ये बोल रहा है। तो हमको ये समझना चाहिए, ये सिर्फ बॉर्डर का उस पार नहीं, बॉर्डर का इस पार भी हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन अभी है, ये दोनों ही पूरा एंटी इंडियन है। इसका साथ कोई भी बांग्लादेश में जो कलकत्ता का बहुत सारे व्यापारी है जो मसाला की काम करते हैं, यहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन चिप्स वगैरह जाते हैं, हजारों की तादाद पर आइटम्स जाते हैं। आज अगर वो बंद हो गया, अगर बांग्लादेश को इंडिया गवर्नमेंट चावल भेजना बंद कर दिया, तो बांग्लादेश भूखे मर जाएंगे। बांग्लादेश से हमारा इधर फिश आते हैं छोटा। आज पश्चिम बंगाल में जितना लोग फिश कंज्यूम करते हैं, नॉट लेस देन 25 to 30% आर कमिंग फ्रॉम द बांग्लादेश।
ये तो हम लोग लेते हैं बांग्लादेश से, लेकिन ऐसा कोई भी आइटम का नाम आप नहीं बता सकते, चाहे वो साइकिल से लेकर के मशीनरी ले, केमिकल्स, सब भी यहाँ से उस तरफ जा सकते हैं। तो इसको वो तो 2 दिन बंद था, फिर चालू हो गया। अभी जो और बांग्लादेश से हमारा थोड़ा मछली भी इधर आते, अभी जो सिचुएशन हो गया, वो लोग सभी लोग बोलता है, जो व्यापारी लोग बोलता है, जिसका रोजमर्रा का कनेक्शन है बांग्लादेश के साथ, अगर वोट लिया जाए जो सब पाकिस्तान की पक्ष में है, कोई बांग्लादेश बोलकर कोई पक्ष में किसी का नहीं है। अगर जमात का लोग भी बीएनपी का लोग कभी मेरे साथ संपर्क है, वो लोग पहले बोलता है ऐसे करो, आप ऐसे करिए, हम लोगों का साथ एक दिल्ली का मीटिंग करा दीजिए, पहला 15 साल में जो हुआ वो भूल जाइए, अभी हम लोग बदल गया। लेकिन अत्याचार तो हिंदू का ऊपर जितना हो रहा है शेख हसीना का समय, हम लोगों का समय उतना अत्याचार नहीं हुआ था। तो आप लोग कम से कम उसको वोट कराने दो, वोट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो कम से कम इंडिया करा सकते हैं, आपका देश करा सकते हैं, हमारा साथ मत करा। देखिए भाई, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जो हमारा बात पे भारत सरकार अपने स्टैंड बदल देगा। लेकिन तो आज ये जो स्थिति आज हो गया, ये एंटी इंडियन एक फीलिंग तैयार हो गया सब में, और इंडिया के नाम पर गाली देना पॉपुलरिटी मिलने का एक तो सबसे बड़ा कारण है। जितना सारे वहाँ सिविल सोसाइटी का फेस था, आज सबसे खराब हालत उसी का है। वो कोई घर पे नहीं है, सब घर तोड़ दिया गया, उसका बस खाने का पैसा भी नहीं लिया, लूट लिया गया। और ये मुसलमान का एक आदत है, ये हिंदू मुसलमान के जब राइट हो जाता है, तो मुसलमान लोग जब अगर किसी के घर का ऊपर कोई आक्रमण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले उसका बेटी को चुरा लेते हैं, और दूसरा चीज उसका साथ करते हैं, उस घर का छोटे से छोटा जो सामान रहता है वो भी साथ में लेके चला जाता है। तो ऐसे हिंदुओं का वो भी स्थिति है। एक सिर्फ कपड़ा, महिला एक कपड़ा पहन के खड़ा है, एक लुंगी पहन के खड़ा है, उसका शरीर में कोई जमा नहीं है, और घर में एक कपड़ा भी नहीं है, एक गमछा भी नहीं है, अगर वो नहाने का बाद थोड़ा शरीर को पोछे, उसका स्थिति में भी अभी नहीं है। ऐसा हालत इन्होंने बना दिया। तो खैर बोल रहे हैं इंटरनेशनली, वी आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, सारे मीडिया की तरफ से जो आ रहा है कि स्थिति का थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन मेरा कहना यही है, स्थिति का कोई सुधार जो हुआ वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाने जा रहे हैं टैक्टफुली, स्टाइलिस्टिकली दे आर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड बेस्ड ऑन द रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज। रूरल का स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, हिंदू पूरा डरे हुए हैं, 3-4 बड़ा जगह छोड़ करके। जैसे कॉक्स बाजार में उसका अपना एक प्रॉब्लम है, वो रोहिंग्या को लाकर बैठा दिया था कॉक्स बाजार पे। अभी कॉक्स बाजार में उसका जगह मिलने का बाद टूरिस्ट स्पॉट भी था उसका, बांग्लादेश का सबसे सुंदर जगह था वो। तो अभी रोहिंग्या लोग जो पिछले उसका जो बर्ताव था पिछले 1.5 साल 2 साल से, वो लोग जो कर रहे हैं, हसीना उससे भी परेशान था, उससे भी छुटकारा मिलने के लिए वो भी तत्पर था, लेकिन करने का कुछ नहीं है। म्यांमार आर्मी का एक हिस्सा इन लोगों को आर्म्स देकर मदद करते हैं, क्या डील करते हैं इतना हमारा जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगनास में जितना रोहिंग्या को बसाया, शेख शाहजहान बोलकर अभी एक यहाँ तृणमूल कांग्रेस का नेता था, अभी वो जेल में है। शाहजहान सारे के सारे लोग जो स्लीपर सेल बोलिए, जो लोग नॉर्थ 24 परगनास में इन लोगों का काफी पेनिट्रेशन था, ये लोग अभी लोगों को शिफ्ट करके साउथ 24 परगनास में भेज रहे हैं। और पिछले 6 महीने से रोहिंग्या को फेक आधार कार्ड और फेक राशन कार्ड बना के, और जो आधार कार्ड और पैन कार्ड बना के ये लोगों को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे माइग्रेंट लेबर बना के इन लोगों को भेज दिया गया। तो अभी पश्चिम बंगाल का सिचुएशन में हिंदू कितना भारी मात्रा में विस्थापित लोग हमारा राज्य में फिर आए, ऐसे ही इसमें डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, ना तो यहाँ जगह है, ना ही इसका अर्थव्यवस्था ऐसा स्थिति में है इतना सारे रिफ्यूजीज का भार ये लोग ले सकते हैं, ऐसा स्थिति नहीं है। उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये हो गया, हमारा पूरा बॉर्डर एरियाज में आज की डेट में जमात एक्टिव है। मरकज जो दिल्ली में, आपको याद होंगे दिल्ली में जो लोग एक बार बहुत बड़ा झमेला किया कोविड का समय, उन लोगों को उठाकर बंद हॉस्पिटल में जब डाला गया, जिसका कोविड था, वो नर्सेस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, इसके लिए तो काफी मीडिया में कवरेज था। उसका जो मेन इंटरनेशनल हेड ऑफिस है
वो है अभी बारासत में, 24 परगनास में। उसका ऑफिस का सामने अभी 700-800 लोगों का भीड़, एकदम अरब का लोग जैसे ड्रेस पहनता है ऐसे ड्रेस पहने हुए लोग खड़ा है। वो लोग काफी एक्टिव है, वो लोग मदरसा को पैसा भेज रहा है। हमारा पश्चिम बंगाल में इस समय घुसपैठ नहीं हो रहा है, संभव नहीं है अभी इस समय। तो 2 4 5 को आप इतना बड़ा बॉर्डर में रोक नहीं सकते, लेकिन घुसपैठ हिंदू से ज्यादा जो है मुसलमान का घुसपैठ हो रहा है इस समय। एक दो इधर उधर करके पहुंच जाता है। जैसे हम बोसीराट दोषी ने ये एक सबसे बड़ा कैटल कॉरिडोर था, सबसे ज्यादा कैटल यहाँ से उस तरफ चला जाता था। एमएलए होने का बाद हमने ये बंद कराया था जैसे भी हो, और बंद कराने का कारण भी हमने हार गया चुनाव। उस लोगों का पूरा जो रोटी रोजी खो गया था। आज का डेट में ऐसे जो वार्नरेबल सिचुएशन का कारण फिर से अभी गाय भेजना यहाँ से चालू हो गया। नदी है, नदी से गाय उतार दो, धीरे धीरे उस पार चला जाएगा। और ऐसा सिचुएशन में है। मेरा बस इतना ही कहना है, देखिए हम लोग का साथ जिसका संपर्क है, एक तो हम लोग को चाहे हमारा पूरा विचार परिवार हो, या पूरा इस समय भारत सरकार हो, या राजनीतिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको एक जगह में आकर के, और जो लोग काफी चिंतित है, दोज आर कंसर्न, ये बांग्लादेश का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, आई थिंक इज चिलिंग मैसेज टू द नेशन, not only to the entire world, but also to the Bengali people, those because Bangladesh are adjoining place. ये हमारा यहाँ जो रिएक्शंस होता है, चाहे 3 तलाक हो, चाहे सीए हो, वो जिस भाषा से इसका विरोध करते हैं, ट्रेन में आग लगा देता है, लूटपाट मचा देता है, तो ऐसा स्थिति में हम लोगों को we have to have a holistic approach. We have to think in a cohesive manner. करना क्या है, हम लोग कितना हिंदू परिवार का साथ संपर्क बैठा सके, उसका कुछ साधन भेज सके ना। हम लोग जितना सिविल सोसाइटी का फेस है वहां ज्यादा नहीं होंगे, 20 हो, 40 हो, 50 हो, जो धर्म का ऊपर उठकर हिंदुओं का फेवर में उधर कुछ करते थे, लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, स्पीच देते थे, ब्लॉगर थे। आज तो उसको पहले टारगेट हो गया। 1000 का ऊपर तो आज पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं 1000 का ऊपर पुलिस मार गया, पुलिस हाथ उठा लिया, बोले कुछ नहीं कर सकते, हम लोग का कोई क्षमता नहीं है, पूरा काम आज सेना कर रहा है। तो हम लोग आज इतना सज्जन एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो सारे विषय में क्या हो रहा है इसका स्थिति के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों का भीतर भी एक जागरूकता आ रहा है। जो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का मूर्ति जो तोड़ सकते हैं, जो लोग इंदिरा गांधी लाइब्रेरी को जला सकते हैं, जो लोग खुलेआम हिंदू को ऐसा पीट सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया में काफी ये चीज घूम रहा है। ये देखने का बाद भी अगर पश्चिम बंगाल का हिंदू, हम एक बंगाली वो इसलिए बोल रहा है, इसका अंदर जागरूकता पैदा नहीं हुआ तो क्या कुछ किया जाए। और हमारा सबसे मिलकर एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना चाहिए पहले, जब हम भीतर उनको ला सकते कि नहीं। जो हिंदू पीड़ित परिवार है, जो बेचारा, आप सोचिए, एक बॉर्डर में खड़ा होकर हिंदू पुरुष महिला एक साथ हाथ उठा करके ऊपर जय श्री राम, भारत माता का जय बोल रहे, वो लोग बोल रहे हैं हमको आने दीजिए, नहीं तो यही गोली मार दीजिए, कम से कम आप भारत के हाथ से गोली खाकर हम लोग मर जाए, हम लोग कांसना का हाथ से गोली खाकर नहीं मरेंगे। ये तो आ रहा है टीवी में। ऐसा स्थिति है, इतना दर्दनाक स्थिति है। तो इसमें सब मिलकर कोई हम लोग को we have to formulate something, we have to apply it into our mind, you have to do something for the Bangladesh का जो हिंदू है उसी के लिए। उसी का साथ साथ कल एक फोन आया मेरे पास, अग्रवाल परिवार, उसका जो उन्होंने जो कैसा हुआ, जो घटना का विवरण दिया, वो माने सुनने का स्थिति में भी कोई आदमी नहीं हो सकते। झारखंड का एक सज्जन आया, वो भी अपने, हम देख रहे थे टीवी में, वो जैसे बोल रहे थे कि कैसा हो रहा है, संपर्क टूट गया। एक माउथपीस जर्नलिस्ट था, श्यामल दत्तो उसका नाम है, श्यामल दत्तो,
वो उसका साथ हमारा संपर्क था, बहुत दिन पुराना संपर्क। वो एक सबसे बड़ा टीवी चैनल का एक मतलब प्रोग्राम होस्ट करता था, टॉक शो का। सामुल दत्त को अरेस्ट कर लिया गया त्रिपुरा में। उसका और उसका परिवार का साथ भी मेरा संपर्क टूट गया। जितना लोगों वहाँ व्यापारी है जो हमारा कलकत्ता से जाकर उधर बिजनेस करते हैं, उसका जिन लोगों का संपर्क था, उसका साथ कोई संपर्क नहीं है। उस जगह को बांग्लादेश का जो अदानी अंबानी का स्ट्रक्चर का जो आदमी है, वसुंधरा ग्रुप, उस ग्रुप का एक मालिक का साथ मेरा परिचय है, संपर्क है, कलकत्ता में आदमी से मिलता है। उसको भी फोन, वो सिंगापुर चले गए, सिंगापुर में जाकर बैठे हुए हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे। धीरे धीरे जितना कॉन्टेक्ट था वो घटते जा रहा है। और हिंदू से ज्यादा अभी तो ये लोग अवामी लीग का लोग हमको व्हाट्सएप भेज रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, क्यूआर कोड भेज रहे हैं, पैसा भेजने के लिए बात करता है। ऐसा स्थिति है। तो हमारा सबसे निवेदन यही है, देखिए मैं पिछले 30 साल से पश्चिम बंगाल की बॉर्डर का ऊपर काम कर रहा हूँ और इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। और हमारा एक विचार, हमारा हिसाब से ये एक जैसे हमने बोला ये इन्फिल्ट्रेशन, ये स्मगलिंग एक फोर्स से बंद नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आल्सो इन द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें ज्यादा फसल नहीं होता, the people are not in a position to plow their land and maintain their livelihood. Because of that, the 84% of the total cultivated land in West Bengal is owned by the small farmers. So that is why एक छोटा प्लॉट का ऊपर आपने अगर किसी फसल बना लिया और उससे आप परिवार का प्रतिपालन आप कर सके, ऐसा संभव नहीं है। तो इसी के लिए वो ये थोड़ा सा यहाँ से गाय भेज देना, यहाँ से कोई मसाला भेज देना, चावल भेज देना, साइकिल भेज देना, इसी का दे डोंट कंसिडर स्मगलिंग एज अ सिन। ना तो हिंदू करते, ना मुसलमान करते बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। छोटे छोटे गरीब लोग उसका घर को वेयर हाउस जैसा यूज करते हैं। रात में कुछ सामान लेके रख देते हैं, दिन में रात में उसको उस पार भेज देते हैं। उसका बदले में इसको कुछ पैसा मिलता है, उसको चल जाता है, रोटी वोटी इसका चल जाता है। तो ये एक वोलाटाइल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आप लोग अपना व्यथा, अपना चिंतन व्यक्त किया और इतना एक इम्पोर्टेंट वर्चुअल मीटिंग अरेंज किया, इसीलिए आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि ऐसा एक आप लोग थ्योरी का बाहर आकर के सब लोग इकट्ठा होकर के भी ये सोचना कि हम लोगों को कुछ करना ही चाहिए। कुछ नहीं करने से आज बांग्लादेश का जो स्थिति है, काल पश्चिम बंगाल में, असम में वही एक ही स्थिति दिखाई देगा। 41% पश्चिम बंगाल असम में हो गया, पश्चिम बंगाल में हम लोग 27%, 28% बोल रहे हैं। अगर हिसाब ठीक से किया जाए वो 30% तक हो जाएगा। और पहले जो रैशनल मुस्लिम जिसको बोला जाता था, बंगाली मुसलमान लोग, और हमारा पश्चिम बंगाल में क्या है, एक कहावत था, ये हिंदी भाषी मुसलमान ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा एग्रेसिव होता है। उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम दे आर मच मोर फैनेटिक देन बंगाली मुस्लिम्स। बंगाली मुस्लिम्स का ये सब कोई नजर नहीं आते। लेकिन आज का दिन में वो नहीं है। आज का दिन में रेडिकलाइजेशन इतना भारी मात्रा में फैल गया पूरा मुसलमान समाज के भीतर। और जैसा हमारा बॉर्डर का सिचुएशन है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशन है, कलकत्ता शहर का भीतर ऐसा 2-3 स्पॉट है जहां आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपका जानकारी शायद है, फिर भी आपको हम याद दिलाने के लिए घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। जो काजी मासूम अख्तर एक नॉवलिस्ट है, और वो अखबार में लिखते हैं, कभी इस्लाम की आलोचना भी करते हैं, पक्ष में भी लिखते हैं, ऐसे ही था। लेकिन एकदम हार्ट ऑफ द सिटी कलकत्ता में एक हाई मद्रासा में वो जनगण मनोधि इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था। तो पहले ही उसका पास आया, बोले तुम काजी है, तुम्हारा टोपी कहाँ है, तुम्हारा नूर कहाँ है? तो बोले नहीं, हम तो ऐसे ही आते हैं। बोले क्यों किया? उसको इतना पीटा जो उसको 2 दिन कोमा में रहना पड़ा। तो बाद में कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, दिवेन पुलिस कमिश्नर सुरजीत कौर का इसको ही पर्सनली इन्वेस्टेड द होल मैटर, जो क्या हुआ था। होने का बाद उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया था,
अगर इस हेडमास्टर को अगर फिर से उस स्कूल में भेजा गया तो इसका माने जितना भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए उसका जीवन हानि का संभावना है। तो 3 महीने 1 साल तो उसको बैठा कर पैसा दिया, बाद में उसको दूसरे स्कूल में, अभी एक हिंदू स्कूल में हेडमास्टर है, उसको भारत सरकार पद से भी सम्मानित किया। लेकिन ये सिचुएशन है आज मुसलमान से भी पिछले 80s और मिड 90s तक जो हम लोगों का बंगाल का जो एरिया का प्रॉब्लम था वो था साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन, मुस्लिम infiltration. And right now we are facing a problem that we are inviting the jihadi concept. अभी जो बदलाव आया वो मानसिकता में बदलाव आया, एक जिहादी भावना सबका भीतर फैला रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय है एंड इट इज अ वेरी डेलिकेट थिंग, फ्रेजाइल है, हैंडल विथ केयर, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मेरा इतना कहना है, क्या बोला। Thank you, Professor Ji. You have spoken a very, very disturbing picture from inside Bangladesh, also West Bengal, the adjacent areas of Bangladesh. Okay, let's prepare to talk about the Assam perspective. I believe Gyanendra Barman is online. Gyanendra, we speak about the impact of Assam and Northeast India after the unrest in Bangladesh, whether we have to face more problems or we have to face more difficult time ahead because of a turmoil Bangladesh. Thank you, Navodai. Respected MP, Shri Samit Prasad, he has given a full, actually ground zero picture presented for us. I thank him. And respected organizers, my perspective would be, it will be more academic or perspective of a peace-loving person and who seeks peace and justice. Today, while we are describing the plight of Hindus in Bangladesh, it really pains us. It's really painful. Excuse me, Gyanendra da, excuse me. Can you please open your video? Video, camera. Yes. Thank you. Thanks. Yes. So today, when we are discussing the plight of Hindus in Bangladesh and its probable implications in India's northeastern states, including West Bengal. It pained us, and when we are speaking of Hindus in Bangladesh today, I would like to quote Aimé Césaire, a post-colonial thinker. What he said can appropriately actually describe Bangladeshi Hindus. When I'm talking about Bangladeshi Hindus, I am talking about societies drained of their essence, cultures trampled underfoot, institutions undermined, lands confiscated, religion smashed, magnificent artistic creations destroyed, extraordinary possibilities wiped out. Yes, I'm speaking about the plight of Hindus in Bangladesh. The situation is really very pathetic, poignant, and we want justice. Bangladeshi Hindus, they have equal right to live there. They also have sacrificed for Bangladesh freedom, but unfortunately, that linguistic nationalism at the time people spoke about in 1971, and Hindus also contributed. But religious fundamentalism has taken hold in Bangladesh socio-political space. In the Bangladesh socio-political space, these elements, they have come to play a dominant role. And we have seen how demography has been changed along with the rise of Islamic fundamentalist forces. If I may give some example, present before you some data. Over the century, in 1947, Bangladesh 30% Hindu population, now 7%. Bangladesh Sylhet district was part of Assam. In 1901, Hindu population there was 47%. In 2022, Hindu population remains only 7%. Muslim population was 52% in 1901.
Muslim population in 2022, it is 92.52%. This presents the picture of demographic change in Bangladesh. Along with this, the implication in its consequences, its implication in northeastern states, especially in Assam. I'd like to draw your attention that Assam, or actually overall India, shares 4,096 kilometers of land with Bangladesh. Of this, Assam shares 262 kilometers. Then West Bengal shares 2,217 kilometers. Mizoram shares 318 kilometers. Meghalaya 443 kilometers, and Tripura 856 kilometers of border with Bangladesh. This influx of Muslims, especially Muslims, because some people feel that Bangladeshi Hindus may also come and may pose some sort of a threat. But a close study of the census reveals that Hindu population in the border district and in all other districts, Hindu population actually has declined. In Dhubri district, in Kokrajhar, every Gwalpara, in all these districts, Muslim population has outnumbered Hindu population. Hindus were absolutely majority in these districts, Borpeta, Dorong, Nagaon, Korimganj. But in 2011 census, if you study, you will see that Muslim population has outnumbered Hindu population. So in some 9 districts of Assam, Hindus are minority now because of influx and uncontrolled birth rate, polygamy. All these have contributed to disproportionate increase of Muslim population. And in Assam, a century ago, in 1901, Muslim constituted some 8%. Now, in 2011, Muslim population is 34%. Now it is about to be around 40%. So this demographic invasion has resulted where in all these areas, districts, where Muslims have outnumbered, especially the immigrant Muslims or infiltrators, they have their own colonies in Assam. And in those colonies, in the last decade, we have seen a rise of Islamic fundamentalist forces. A party named AIUDF, led by Maulana Badruddin Ajmal, his party leaders demanded that in Lower Assam, where Muslims are concentrated now, there should be autonomous council for Muslims. And in those areas like Jonia, Baghbor, Senga, where Muslims are now absolutely majority, and there Assamese culture is under threat. Assamese speaking people are also declined. So the concern of some of the Assamese organizations, nationalist organizations, that if Hindus come, then there will be problem. Actually, data shows that there has been no migration of Hindu population from across the border, because in 1971 Hindu population constituted 72.5% in Assam, and in 2011 it declined from 72% to 61%. So Hindu population is constantly declining, whereas Muslim population is constantly on the rise. So this presents a gloomy picture of why? Because we are peace-loving people, Hindu people. We have, when we go to temple, we say Sarve Sukhina Bhavantu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Katsit Dukha Bhavavet, Om Santi, Om Santi, Om Santi. Pluralism, multiculturalism, these are intrinsic to our cultural ethos. But unfortunately, the people who always praise to God, Sarve Sukhina Bhavantu, they are now under threat. What important, significant point is that what is happening in Bangladesh, temples destroyed, girls molested, brutalized, killed, the same situation, Assam or Northeast is not far away from that situation. We have seen during Antika agitation, one of the great monument, Shankardev Kalakshetra, was attacked and demolished. So 63 lakhs bighas of land, as Harishankar Brahma committee
the committee constituted by the then Chief Minister Sarbananda Sonowal. The committee report says that 63 lakhs bighas of land under encroachment, encroached by the immigrant, mostly by the immigrant Muslims. So our land belong to temples occupied, our agricultural land occupied, our girls are not safe, and there is a demand for separate state-like status for Muslims. So this is the implication of this influx of illegal migration of Muslim population from across the border from Bangladesh. So it is in this context we have to formulate our strategies, how to protect our life, how to protect our culture. So it is in this context we have to think, if Hindus in Bangladesh, they are facing persecution. Some organizations, they are raising concern that Hindus should not be allowed to enter. They may have their own reasons, but the fact remains that many political parties, organizations, so-called secular parties, organizations, they demanded that Rohingya Muslims should be given protection in India, and they are getting protection. Some 180,000 to 1 lakh Rohingya Muslims are staying in India. They are getting shelter, they are getting protection, security. And these organizations, now they are saying that, some of these organizations are saying that Hindus should not be welcome. Where will these people go? Is it not a humanitarian crisis? Yes, Hindus are rising in Bangladesh. They are raising their voice of protest. They are raising their voice for justice, seeking justice. And it is time we all should stand, all peace-loving people, all people who believe in the idea of justice and the force of justice to the demands that Hindus should be protected. If they are not protected in Bangladesh, then they have every right for self-determination within Bangladesh. And those who are victims of persecution, they should be given protection. That was a commitment given by Mahatma Gandhi. That was even the commitment, that was a resolution. There was a resolution passed by Congress Working Committee that if Hindus, Sikh, they suffer in Pakistan, they would be given protection here in India. But today, as the fundamentalist forces elements are playing a determining role, as vote bank politics is taking its role, playing its role, this vote bank politics has worked to subvert this marginal Hindu voice. This vote bank politics has resulted in killing of 855 Assamese youths. When, as we all know, we wanted to protect our land, culture from illegal migration, the famous Assam agitation. And what happened? 855 Assamese youths lost their lives. And the IMDT Act, the act, Supreme Court later said that this act actually contributed to internal disturbance and external aggression. And that act was in force for more than 2 decades, and it caused irreparable damage to Assam. So it is in this context we have to formulate our strategy, what to do. I believe, number one, we have to adopt some strategies to stabilize our demography in those districts, in those areas where influx contributed to destabilize our demography. We have to bring back that stability. Our border, porous border, the border must be sealed completely. And we all must stand, it is our national commitment, it should be our national commitment to stand by the Hindus who are at present suffering. And we all need to create awareness globally, because the ecosystem, the so-called pseudo-secular ecosystem is so strong that the voice of the mutilated Hindus are not heard at an international level. We all must create enough awareness nationally or internationally to raise our voice, to stand by the suffering Hindus in Bangladesh and seek justice. Thank you. Yeah, thank you, Bomon. You have spoken about the crisis facing by Assam, and you have rightly apprehended that it will be increased because of the disturbance in Bangladesh, and how where the Bangladeshi Hindus will go. Necessarily, they will prefer to come to India. But what happens if they can stay there, have their own political rights in Bangladesh itself?
whether we can have our own initiative like public awareness, social media initiative, or maybe a government initiative. Let's talk about Surajit Sen Majumdar. Majumdar, are you available? Namaste ji, namaste. I'm here. Okay. I believe we are talking about Bangladesh crisis because it's very, very neighboring to Assam and Bengal. India is almost covering Bangladesh from 3-4 dimension. But what about the repercussion regarding Bangladesh unrest, regarding the atrocities on Hindus, Buddhists, the religious minorities in Bangladesh, internationally? How Hindu can raise voice internationally? How to safeguard the Bangladeshi people in Bangladesh itself if they don't come to India, whether we can support them to stay there with a dignified and life and political kind of security, or overall their life has been changed or will be changed. Please talk about the international repercussion, what India can do, or Hindu community as a whole we can do for the Bangladeshi Hindu and Buddhists. No, thank you, Ji. I mean, this is a great initiative that you all have taken, and I would love to share a few thoughts on this, right? Before I start, I would like to take a step back to understand the psyche of a Hindu. A psyche of a Hindu, be it in Bangladesh, be it in Bharat, be it internationally, the diaspora, right? So we are known as the diaspora, if I talk, since you asked me if the international repercussion, if you look into the diaspora, the Hindu diaspora all across the globe, we are a very law-abiding, family-oriented, highly educated diaspora, right? Excuse me, Judhavjit ji, can you please open your video? Yeah, thank you. Sure. So if you look into in the diaspora, as I was mentioning, it's a very highly respected globally, just because of the success they have done individually, very family-oriented. We are the law-abiding people. You hardly see anyone in any kind of legal matters. So that kind of a community. But what we were always missed is unity. Like Guruji also mentioned, right? Hindu, God has given us everything except being united, and that's why it's so important the Sangha, the role that Sangha play. So on that perspective, so Hindus keep watching that what's going on, how we get marginalized, let's say in Bangladesh, many places in Bharat. I personally come from West Bengal. We have seen how political parties have, the vote bank politics, appeasement, and it's like really marginalized the Hindu community everywhere, right? And mostly, the places where we are in minority, be it Bangladesh, Pakistan. So that thing keep going. And eventually it reaches a point where you see this inflection, where thanks to social media as well, what we are seeing in Bangladesh now, probably even more thing happened during the Ram Janmabhoomi. The people got massacred, their temple got demolished, the women got raped. But just because there is no, social media at that point of time, and the appeasement government in India, I mean, obviously, a lot of things didn't came out and world was not aware, but not anymore. Thanks to social media and thanks to the diaspora or the Hindu community as overall, who are highly educated, who are part of many of this, they are very active in many social medias, Twitter, Facebook. This news has gone out everywhere. And this has really pushed us to think that very important for us to ensure that those persecuted minorities in Bangladesh don't feel they're alone. Their cry, their hue and cry, their shouting, their misery has reached 1,000 miles away. The cities like California, San Francisco, to London, to Sydney, to Melbourne, to Singapore, to Africa, you name it. We feel we are all part of same. If I just talk about my own, right, I am having a origin of being a Sylheti. Many of you know Sylhet is one of the eastern, the East Bengal district, which is supposed to be part of India during the partition. It didn't happen. But just because right now I live in California doesn't mean I have any less responsibility to stand for those persecuted people in Bangladesh. They are my own people. So what we have seen for so many years, the typical so-called Arman, Bhadralok and pseudo-secular people, they are always ready to cry for Palestine, be it for Palestine, be it for Venezuela, be it for Cuba.
But your own people next door, who just to save their own religion, getting persecuted day in, day out, you have no feeling for them. And I also wanted to bring the caste politicians of India who won their election by dividing Hindus on caste. Do they know that 90% people who are getting persecuted in Bangladesh are from so-called Dalit population? I personally don't believe in casteism, but if I have to mention that word, I will mention that yes, they are from Dalit community. But just because here Hindus are getting persecuted, those people don't feel like bringing their own casteist angle. But the diaspora, we have nothing. I mean, for us the only thing matters that one for all for one. We talk about we believe in Hindu Dharma. We are the religious. We are the practicing Hindus. We believe everyone has a divinity within. But at the same time, we believe Ramakrishna Paramahansa Dev once says that snake should know how to at least hiss. He need not to bite, but if he doesn't know how to hiss, then people will come and kill you. This is what happening in Bangladesh. What we are doing, we are ensuring that protests happening in every other cities. 70 plus cities this protests are happening. Started with Washington DC in front of White House, New York in Times Square, San Francisco in front of Golden Gate Bridge, England, Birmingham, Manchester. Everywhere I am seeing the diaspora from all across India, and even the friends of India who are not Indian by nature. They are also saying this is enough. Why? For a political issue, Hindus will always be a punching bag. What is a Hindu's fault in the Bangladesh? Why you are killing him? Why you are destroying his temple? Why you are raping their women? Just for nothing. So this has been creating a lot of anxiety and a lot of anger among diaspora. We have even went to UN. The letter has gone to UN. You have seen many congressmen. I personally connected with Ro Khannas of the world and the other congressmen from Chicago, Raja Krishnamurthy and others from US. They have all given their statement, and this is keep going big. This is our local media, the US media, UK media, Australia media are capturing this, and we will do whatever we can to ensure this news goes spread around. People should know. If they say all eyes on Rafah, now all eyes on Bangladeshi Hindus. Their lives matter as well. You cannot have this kind of racial, selective racial atrocities, ethnic cleansing, and just because of people have to keep their religion, they should not be going through this kind of trauma what they are going. But I also feel very sad when I see that the next state is West Bengal. We are talking about West Bengal and Assam. Many people in West Bengal have the root in Bangladesh. They have few years back, they have themselves migrated. But today, we have grown up there, we have seen, how could so easily we forgot them? They are our own people. I'm telling you, a lot of blame goes to people like us who grown up in West Bengal, or the people, our previous generation who came from Bangladesh. If they would have created a solid momentum around the well-being of Hindus in Bangladesh, today we don't, the overall India, we could have much more power and much more stronger momentum around these causes. But just because the people were so selfish and just thought about their own and never, even that they felt about Venezuela, the typical communist mindset, and Bengal been affected by communist mindset for so many years, that created that even if you think of Venezuela, you think of Cuba, you think of Palestine, Iraq and whatnot, you never stood for Hindus of Bangladesh who are your own. So this is the time diaspora is doing. I'm seeing more and more people are changing as well. And this is the need of the hour. Remember, when the communist propaganda happened that everything, I am telling that in Bangla, bhater jonno lorai, jater jonno noy. Remember the people who had to leave everything in Bangladesh and come to this land with their shilagram shila, not for bhat, but for jat. Jat, I mean to save their religion. And it is our obligation, our duty to stand for them wherever in the world we might be. That's my point. Dhanyavad. Thank you, Sen Majumdar. I believe this time across the world, the Hindu atrocities or atrocities of Hindu, that has been raised. Otherwise, Hindus were terrorized, demonized,
and Hindu become victim of violence everywhere in Pakistan, in Bangladesh. Nobody listened to Hindu. Hindu life actually did not matter. But this time it happened. In fact, inside Bangladesh, 9 and 10 August in Dhaka and Chattogram, they have a big rally and they said, we are Bangladeshi, we born in here, our forefathers also fought against British to make this country independent, to British, we also fought against West Pakistani armed forces. So that one kind of, I think, awakening has started. I think because of many reasons, media, social media, public awareness, everything happened. I think for good. For the first time in Bangladesh, Hindus got united in Dhaka, in Shahbag, the particular crossroad area where they have raised. I think this is one of the points to point. I have some around 5-10 minutes. If anybody can put question to any of our guests, maybe Bhattacharya, Sen Majumdar, or Dr. Bowman. Anybody can question 1 or 2 for 5 minutes. Okay. Then I think Bhattacharya, are you available? Samik Babu. Okay. Then I'll talk to Sen Majumdar. Sen Majumdar, are you available? Yeah, namaste ji. Okay. Let's see what actually, do you believe that how the Bangladeshi Hindus can organize this time? It never happened because as a journalist, when I report, all the time I report that Hindus are suffering, they are crying, and then coming to India. They are seeking refuge in India. But this time, what happened? What is the factor that it is Bangladeshi youth to join in a rally and strongly said, Hare Krishna, Jai Shri Ram, and we have to live in Bangladesh. We don't go to Bharat. How it can happen? I mean, they have been pushed to the corner like the hill, right? So, I mean, this is very interesting. I mean, we always felt, right, Hindus, the point that we are so very family oriented, and the fact that we always compromising, right? Okay, let it happen. Taking refugee to another country is the easiest path. And we have seen our forefather has also did that. But I think finally, and this, you brought up very interesting point, this is a paradigm shift. First time Hindu and being Bengali Hindus who are normally we have seen like so many years, so many people have taken refugee. This, the final, they decided, no, enough is enough. Leaving a land is not a solution. Many people I have in US and other places also, they keep telling that, hey, if so many bad things happening, why they are not leaving? And that the point that I always want to tell them that leaving a country of your forefathers, where you have fought for the country, you have done everything, is not a solution. Making Bangladesh Hindu-less, zero Hindu population is not a solution. We have to see how we can empower them, enable them, and the fact that these people have come out on the road to show their strength, and there's millions in numbers in Chattogram, in Faridpur, in Sylhet, in Dhaka, as you said, Shahbag. This is a great optics. We as a global Hindu community, we need to support them every way possible. We do not believe in violence, we didn't believe in atrocities, but the people who are persecuted, when they're rising, when they're bringing their voice in, when they're coming on the streets, we have to support them everywhere possible so that they don't feel they're alone in this battle. The entire billion-plus diaspora all across the globe and every sane mind from whatever religion they might be are with the people of Hindus of Bangladesh. And great, that message needs to go to them. They should not feel alone. And the fact they have come out on the street, we should give them a lot of kudos. And I believe Baba Bholenath and Sri Krishna and Ma Kali finally has given them the power and the strength to come on the street and, as you said, shouting Hare Ram, Hare Krishna or Jai Ma Kali and Jai Shri Ram, which is hugely influential. It should be hugely inspiring for Hindus of other part of world as well, where they're getting persecuted, be it in Pakistan, some places in Bharat, that yes, we can also come on the street and unite and come with a single voice to show our strength and show that yes, we also exist. Yeah, thank you, Sarvadar. I believe Bhattacharya is available. Yeah. Okay, just put on your camera. Yes. Okay. Now my question is that there is a kind of campaign why Bangladeshi Hindu or Buddhists cannot have political rights inside Bangladesh.
like 10% reservation they are now demanding, like a minority protection commission and minority affairs ministry in Bangladesh government, that is Jatiya Sangsad. Do you believe that somehow the Bangladeshi Hindus can fight for their political rights to the extreme level of a Hindu nation out of Bangladesh? Is it possible? Right now, it is not possible. Right now, it is not possible. They have been fighting since long for the reservation of some Hindu seats. The most unfortunate thing is that now the situation is getting changed. But the most unfortunate thing is that there are different groups of Hindus. Because I have a very close contact with them, they are not united. That is the basic problem with them. And some Hindu people, they are living in Dhaka. They are both Hasina government and all other Muslim people also, they are using that person as a mouthpiece of that government. There are some, I'm talking about a Hindu journalist called Shamul Dotto. He was a mouthpiece journalist of Sheikh Hasina. I've contacted him so many times. I've had a very good relationship. I've spoken to him. What is happening right now in Bangladesh? Not today. I'm talking with him since long. What is happening? What you are doing to the minorities? And being a Hindu, what is your duty? नहीं सब कुछ ठीक है एक ऐसा कुछ है there are so many people also those who are all Hindu living in Dhaka they're financially they're very much sound they're enjoying all sorts of government facilities and like a window dressing Sheikh Hasina managed to keep them and treat them and they are saying in favor of the Hasina government so the Hindu reservation or Hindu separate homeland within the Bangladesh at this crucial juncture, it is not possible. We have to wait. But one day will come. I am very much optimistic about that. But this kind of fanaticism cannot go long. ये ज्यादा दिन तो नहीं चल सकते एक ना एक दिन आकर इसको किसी जगह पे रोकना ही पड़ेगा आज जो यूरोप में जो शुरू हुआ था अमेरिका में दिखाया जा रहा था एक्स मुस्लिम मूवमेंट उसका भी सारा खबर इसका पास आ रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल का जो स्थिति भयानक है देखिए आगे असम का जो असम आज 40% हुआ 41% माइनॉरिटी असम का पश्चिम बंगाल में 29% है लेकिन मेंटालिटी ऑफ द बंगाली मुस्लिम हैज बीन टोटली चेंज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 6-7 years वी हैव टू चेंज इट एंड इट्स अ लॉन्ग बैटल एक दिन में ये संभव नहीं है और आज अगर हम लोग बांग्लादेश से पूरा हिंदू को हम लोग वापस ले ले ये भी संभव नहीं है ये लोग तो कल यहाँ का जो लोग है वो एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर देगा और पूरा एक बार लेना शुरू करने से ही इफ यू आर एक्सेप्टिंग द बंगाली हिंदू रिफ्यूजीज राइट नाउ इन आवर कंट्री नो हिंदू कैन स्टे देयर सबको मारकर भगा देंगे तो ऐसा सिचुएशन है हमने पहले भी बोला आप भी बोल रहे हैं सिचुएशन इज डेलिकेट हैंडल विथ केयर एंड देयर शुड बी होलिस्टिक अप्रोच कोई संगठन एक कोई अकेला संगठन की जैसा बात नहीं अकेले कोई एजेंसी का ये क्षमता का बाहर है ये वो लोग कुछ कर दे बिकॉज ऑफ द टिपिकल हिंदू मेंटालिटीज देयर और पश्चिम बंगाल में अभी तो एक दूसरा मूवमेंट आरजीकर में महिला डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हो गया उसके लेकर सारा पश्चिम बंगाल में अभी वही कार्यक्रम चल रहा है पूरा मीडिया उस पर छा गया है पहले से जो मीडिया हिंदू का जो ऊपर एट्रोसिटीज को दिखा रहे थे वो मीडिया भी बांग्ला मीडिया सब बंद कर दिया अभी वही चल रहा है ये दुर्भाग्य है yes I believe as a lawmaker of the country you will raise voice in the parliament in proper forum hopefully in your initiative and government of India's strong action that help the Bangladeshi Hindu Buddhists to live in their own place in some dignified manner now let's sir एक बहुत सारा मानसिकता भी दिखाई देता है आप इफ यू गो टू मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वहां का जो मुस्लिम महिला है वो लाइगेशन कैंप पे जाते हैं मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल और यू गो टू नॉट 24 परगनास अगर आप वो कोई लाइगेशन कैंप क्या व्यवस्था करेंगे फैमिली प्लानिंग का बात करें तो तोड़फोड़ हुआ जाए तो आपको मार ही देगा एक मर्डर हुआ था एक महिला का एक पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर को एक सीनियर डॉक्टर एट द एज ऑफ 50 she had been gang raped and murdered by
then CPIM backed Muslim gunts. But the only reason behind it कि वो जो सरकारी प्रोजेक्ट है फैमिली प्लानिंग का हम दो हमारा दो ये प्रोपेगेट करने के लिए गया था। ये अगर ये सिचुएशन एक डिस्ट्रिक्ट पे है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, और आप यू जस्ट गो टू मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, देयर इज एन अवेयरनेस। तो मेरा कहना यही है, एक तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, देखिए यू कैनॉट स्टॉप इट, you cannot stop infiltration, it is impossible. It is my reading, I may be wrong, anyone may differ with me, that's a total different thing altogether. There is a 2200 kilometers, I'm talking about Bengal only, more than 100 kilometers of porous border, imaginary border. We cannot get पूरा जगह पे फेंसिंग भी नहीं है, कोई एक BSF अगर चाहते जब इन्फिल्ट्रेशन बंद करते कर नहीं पाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये जो चल रहा है लोकल लैंग्वेज में, एक इसको बोलता है धूड़, जो आपको सामान इस तरफ से उस तरफ पे जा रहा है, अगर कैटल नहीं है तो उसको बोला जाता है सादा या टोपला, और जो गाय का तस्करी करता है इसको बोला जाता है ब्लैक। तो इसमें बहुत सारे हिंदू मुसलमान बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। इसका सामने ये करने का छोड़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। तो इट्स अ नॉट ओनली रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जैसा है, उसी का साथ साथ एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, और सबसे जागरूकता कम है हिंदू का भीतर। पश्चिम बंगाल में जो विस्थापित लोग, आज पश्चिम बंगाल का आधा जो आबादी है वो तो विस्थापित है, वो लोग सबसे ज्यादा सेकुलर बन गए इधर। अब एक भी वामपंथी नेता का नाम नहीं बता सकते जो पश्चिम बंगाल का है। बचाने वाला जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल में पैदा हुआ था, वो इधर का था, और उस तरफ से ज्योति बासु, जितना बड़ा कॉमरेड का नाम लीजिएगा, चाहे कांग्रेस का हो, CPIM को हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, सारे के सारा उस पार से आए हुए हैं और इधर आकर सेकुलर बन गया। तो अब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर ये मानसिकता का थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, और जैसे बांग्लादेश का लोग आज सिचुएशन के चलते सब इकट्ठा खड़ा हो गए एक संगठन के नीचे, अभी भी पूरा यूनाइटेड नहीं है सर। आई एम गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 24 आवर्स, तो अभी भी पूरा नहीं है। लेकिन जो हुआ अभी तक, जो हुआ, जो ढाका में जिस प्रदर्शन का आप लोग बात कर रहे थे, वो ठीक 15 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल हमारा पार्टी ऑफिस पे आए थे, उसका साथ वी हैड ए मीटिंग विद हिम। वो सारे पार्टी का हमारा अध्यक्ष के साथ मिला, मेरा साथ मिला, क्या बोलना चाहिए, सारे पेपर्स मेरे पास आए, उसी को चेहरा देख रहे थे ढाका में जाकर के हुआ। लेकिन फिर भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो अर्बन एरियाज में ही दिखाई दे रहा है। ढाका में भी जो आप देख रहे हैं उधर के लोग भी बाहर आ रहे हैं। जस्ट हम लोगों का कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, सरकार को ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। सरकार तो मेरा पार्टी का है, लेकिन उस सरकार का ऊपर भी दबाव डालना चाहिए, ये डू समथिंग फॉर द डिस्ट्रेस हिंदूज, दोज हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑफ बांग्लादेश। Yes. Thank you, Patrick. Dr. Gorbon, you can speak about the mentality of Assamese intellectual. No, they are ready to accept Bangladeshi Muslim in Assam, but they are not ready, not at all ready to receive maybe 100 Bangladeshi Hindus. They talk about linguistic identity, Bengali and Assamese, but they never speak about Muslim and Hindu identity. Just a brief response from Dr. Gorbon. Yes, as you have rightly pointed out, Nirmala, it's really very distressing kind of thing, because we all know all the data, all the statistics, if we study, academic study, and there are lakhs of Bangladeshi Muslims staying in Assam. All the government reports, it's a daylight picture that lakhs of Bangladeshi Muslims are staying in Assam. But so-called secular parties, they are mum, they are silent. Our lands have been occupied, temple lands belong to temple occupied, and every day you will hear news of girls being taken away by these Muslims. So our girls raped and killed. So this is the picture of today's Assam. And Assam, so Assam is going towards Islamization. Islamikaran ho raha hai Assam ka. And so-called secular parties are mum on this. When some persecuted Hindus are crying, persecuted Hindus, if they want to come to Assam, yes,
some of them are very hostile to the woes and agonies. They are not ready to listen to the woes and agonies of the Hindus. So this is very paradoxical, or as an academician, as a person who love peace, to live in peace and harmony, it disturbs me, because you should not have double standard. On the one hand, you welcome Bangladeshi Muslims, you use them as vote bank, and then this vote bank politics has worked to subvert the voice of the indigenous people of Assam. In some 40 assembly constituencies, they are the determining force now. And on the other hand, you are raising voice in the name of so-called nationalism, raising voice against a section of Hindu society. This is very unfortunate. And these Bengali Hindu communities, Bengali Hindus have contributed to Assamese life and culture. Assamese national life has been enriched by them, especially in the Brahmaputra Valley. We should recognize, we should acknowledge that as well. So we have to work together. This linguistic nationalism is not the guarantee to safeguard Assam. Why? Because it is so many ethnic communities with their own linguistic identities. And before the British entered India or entered our country, our state, there was no class, no difference based on language. So all languages are our own, be it Bodo language, be it Karbi language, be it Bengali, be it Assamese, all are our own. So there was no class based on linguistic differences. But then after colonialism, these differences came, and British used the policy of divide and rule policy. Now we have been victim of that divide and rule policy even today. But the fact is that these Bangladeshi Hindus, they also fought together with the Muslim brothers, and they fought together. They have also given their lives for Bangladesh freedom. But now what has happened to them? We have seen they have been robbed of their honor. They have been persecuted based on religion. So this, we have to understand, we have to, in this world, in this global world, one message must go from the peace-loving people, from the liberal people, that peaceful coexistence is the way. As the famous song nowadays popular in Bangladesh says, Desta tumar ekar naki o desbasi bondho koro Hindur opor hamla. So this country, Bangladesh, belongs to Hindus as well. And these Hindus, they have been preaching for 1,000 years, non-violence has been intrinsic, pluralism has been intrinsic to Hindu philosophy, Hindu way of life. So the fundamentalists must get the message, clear message, that you must recognize the existence of the other, religious other, linguistic other. There must be a space must be created for peaceful coexistence. The others also have the right to live a dignified life. So that the fundamentalists, the rise of the radical elements should concern all peace-loving people, and how to curb these radical elements, strategy must be formulated. The peace-loving world must stand together against the radical elements. Thank you. Okay, thank you, Dr. Bhavana. I think Bangladesh is a classic example how a linguist can unite all Bangladeshis, irrespective of their religion or ethnic ties. But after all these things, like 71 to 2024, how the nation has been divided into Muslims and non-Muslims. So sometimes language is not the ultimate or alone kind of binding factor. It needs cultural kind of assimilation, as you have spoken very well. I believe Pradeep Joshi is available with us to speak few words at the end of the discussion. Are you available, Joshi ji? Okay, Pradeep Joshi. He is All India Saho Prasar Pramukh RSS. Joshi ji, just to conclude the session, you speak few words regarding Bangladesh situation, what India can do, what Indian Hindus can do in particular. एक बार सबने मिलकर तो हमको समस्या के मूल तक जाना है, तो मूल को समझने के लिए हमको ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, then partition, baggages,
और जस्ट दिस 75 years of इंडिपेंडेंट रूल, इसका एक थोड़ा सेटअप समझने की आवश्यकता है, जिसको लेकर हम सारी चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बार अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, जो घटना हुई है उसका लोकल भारत के साथ और इंटरनेशनल कुछ रिफ्लेक्शन हमारे सामने दिख रहे हैं। एक बार को भी समझने की ज्यादा आवश्यकता है। समस्या केवल स्थानीय ऐसा नहीं है, समस्या का रूप भारत के साथ जुड़ा हुआ दिखता है, भारत के साथ उसका व्यवहार दिखता है। जिस प्रकार से उन्होंने मूर्ति को तोड़ा है, म्यूजियम को तोड़ा है, आइकॉन्स का प्रयत्न किया है, वो एक तरह से दूसरा रिफ्लेक्शन लेकर जा रहा है, जिसका उल्लेख संविधान ने किया है कि भारत विरोधी वातावरण बनाने की चेष्टा में वो बहुत आगे निकल गए। मुझे लगता है ये समझना है। तीसरा बात जो आ रहा है 2-3-4 दिन से में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी वहां पे अपना राइवल बना है। I believe इसे Justice. समझना, Yeah, please continue. I believe Justice is traveling, so there is some internet communication gap or some restriction. Yeah, please continue. एक इसके प्रश्न चिन्ह बन गया। बोल चुके 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के साथ में, हमारे अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह के प्रयत्न चल की स्ट्रेंथन करना, पीओपी की संख्या बढ़ाना, उसको हाईटेक करना, ये सरकार के लोकल काम का करना, लोकल इंटेलिजेंस बढ़ाना है, नेशनल फर्स्ट, नेशन फर्स्ट का एक प्रकार से सोल्यूशन देने का स्वभाव बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है वो करने की आवश्यकता। कुछ सोल्यूशन भारत की तरफ से, भारत अधिक ताकतवर होना चाहिए विषयों पर, ताकि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ कोई भी कष्ट ना दे, ये स्थान ले सकते हैं। हिंदू की एकता आवश्यक है, वो भी वो प्रश्न चिन्ह पर रहती, कभी कभी सबके बोलने में आ रहा है। विपरीतता में कष्ट के समय भी दिखती है। या तो फिर हमारे सामने एक इजराइल का उदाहरण है, जो एक अलग प्रकार से सोचते हैं। मुझे लगता है ये एक दिशा हो सकती है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, प्रॉब्लम के समय उसको अपॉर्चुनिटी मानकर अपने समाज में ऐसे समय करणीय बातें क्या है, नए बीज क्या डालना है, नए विश्व गुरु को ले जाने का हमारा स्वभाव कैसे विकसित, इस दिशा में सबने मिलकर सोचना चाहिए। वही सॉल्यूशन का प्रकार रहेगी। घटनाएं हमको सिखा कर जाती है, हमारे देश को सिखा कर जाती है, समाज को सिखा कर जाती है। ये मुझे लगता है हमारा एक प्रकार से इस प्रसंग में अगर हम करते हैं तो हमारे बहुत सारे विषय हम लोग बहुत जल्दी से कर सकेंगे। इतनी मेरी छोटी सी बात आपके साथ। धन्यवाद। Thank you, Justice. I believe we have to learn from the disaster, learn from the event, learn from all the negative impacts. I think you have spoken very well and have some kind of idea that how we can proceed in this direction. Yeah. So, okay, we are concluding the show. We have limited time up to 8:30. We already 2 minutes we have crossed. So. Thank you, Pradeep Joshi. Thank you for your comments, observation, and margin. We're also thankful to Somik Bhattacharya, Rajya Sabha MP. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So hopefully we will talk later also. And we have from USA, Sen Majumdar. Sen Majumdar, morning to America from India. Hopefully we can work together. And Gyanana Burman, very much from Guwahati, my own place. So we will talk, we will discuss, and hopefully we can have some ways to help the Bangladeshi Hindu and Buddhists to live in a dignified way with some political rights and have some kind of future, a secure and safe future for the next generation. And with these few words, I conclude the show. And once again, thank you everyone who has joined the show, who has observed the show, and I believe you will make comments or
to make this kind of discussion more worthy and valuable in future. Thank you. And good night. Grateful to you also, sir. You organized such a beautiful. Thank you. Thank you. Well,